हेलो एवरीवन, आज डेट है 3 जनवरी। तो आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो में एक कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाता है। तो आज का कोटेशन है, कुछ बातें समझाने से नहीं खुद पर बीत जाने के बाद ही समझ आती है। और ऐसा होता है 95% पीपल के साथ। क्यों? क्योंकि जब वो कुछ गलती करते हैं तब उससे सीखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उनको इस बारे में समझा दिए हो पहले तो वो उसको ना करें। जब तक वो खुद से गलती नहीं करते हैं वो उससे नहीं सीखते हैं। इसी के बारे में विवेकानंद जी का बहुत ही फेमस एक कोटेशन है, एक लाइन है कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख रहे हो तो फिर आप समझ जाओ कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज अगर आप अपने लाइफ में अपने गलतियों से सीखोगे तो फिर आपकी उम्र आपके लिए छोटी पड़ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा लाइन है विवेकानंद जी का। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपसे अगर कोई गलती हो तो आप उससे सीखिए, बट उससे भी अच्छी बात यह है कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, और ये तभी होगा जब आप किसी के द्वारा बताए गए बातों को अच्छे से सुनोगे, समझोगे और फिर उसको गलती नहीं करोगे। ओके, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरों की गलतियों से भी आप सीखिए, आप बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस सरकार ने हाल ही में स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? नाम है स्वर। तो बताइए कि ये कौन सा राज्य किया है? सामने ऑप्शन है, तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। डी, देखिए इसके बारे में डिटेल में। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल जी ने स्वर, जिसका फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स, इसका शुभारंभ किया है। क्यों किया गया है? जो भी भाषा संबंधी समस्या आता है उसको दूर करने के लिए। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो भाषणी टीम है उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? जो आप मैसेज टाइप करके भेजते हो उसके जगह आप आराम से बोल करके भेज सकते हो। और इसमें जो एआई का फीचर है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। शिकायत आप इसमें कर सकते हो और जो भी प्रतिक्रिया तंत्र है ये आपको सुधारने में मदद करेगा इसका स्वर का। तो कहाँ पे ये विकसित हुआ है? ये हुआ है गुजरात में। भूपेंद्र पटेल जी ने इसका शुभारंभ किया है। ओके, बात हो रहा है यहाँ पे भाषा के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा से रिलेटेड हमारे संविधान में क्या क्या है। साल 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और 1600 से अधिक क्या है बोलियां हैं भारत में। ओके, और अगर बात करें संविधान में क्या क्या है तो संविधान का जो अनुच्छेद 29, 30, 347 और 350 है, ये हर भाषा की सुरक्षा करना, सद्भावना को बढ़ावा देना और सभी लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाता है। ये सभी अनुच्छेद, ये सब यानी कि भाषा से संबंधित अनुच्छेद है। भारत का जो संविधान है वो किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं करता है, यानी कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये देखिए मैप में दिया हुआ है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये रहा भाषा के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? नेपाल के सौराहा में हाल ही में कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो बताइए कि नेपाल में कौन सा महोत्सव शुरू किया गया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो वहाँ पे शुरू हुआ है सी, हाथी महोत्सव। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में 18वें नंबर का हाथी और पर्यटन महोत्सव जो है वो शुरू हुआ है। ये जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। चितवन नेशनल पार्क, ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस देश में है? नेपाल में है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। के पास जो बघमारा इंटरमीडिएट कम्युनिटी फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये 5 दिन का कार्यक्रम हुआ है। ये हर साल नए साल के रूप में ये मनाया जाता है। और अगर बात करें इस प्रतियोगिता में क्या आकर्षण का केंद्र है तो वो है हाथी परेड, सौंदर्य प्रतियोगिता, फुटबॉल मुकाबले, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और नेपाल की परंपराओं और वन्यजीवों का प्रदर्शन। ओके, तो ये कहाँ पे हो रहा है? नेपाल में हो रहा है। अगर बात करें भारत में हाथी से संबंधित क्या कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था भारत में, तो यस, उसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये भारत में कब लॉन्च किया गया था? 1992 में। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में लॉन्च किया गया था। अगर बात करें भारत में हाथियों की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है तो वो है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। बार बार एग्जाम में ये भी पूछता है। दूसरे पे है असम। तो ये रहा संख्या। और अगर बात करें हाथियों के बारे में तो जो हाथियों का जो समूह चलता है अगर कहीं, तो उसका जो लीडर होता है उस समूह का, हमेशा उसकी जो फीमेल होती है हथिनी वो होती है।
यानी कि जो हाथियों का समूह होता है उसको हमेशा एक फीमेल जो एलिफेंट है वो लीड करती है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट था बताना आपको। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, किस भारतीय पर्वतारोही ने 7 चोटियों पर विजय पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया है? यानी कि वो भारत की महिला है, सबसे कम उम्र की, और वो 7 महाद्वीप के चोटियों पर चढ़ने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो बताइए कि उनका नाम क्या है। सामने ऑप्शन है, तो उनका नाम है सी काम्या कार्तिकेयन। ओके, देखिए इनके बारे में डिटेल में। काम्या कार्तिकेयन मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की ये 17 वर्षीय छात्रा हैं। इन्होंने 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर फतह करके इतिहास रच दिया है। यानी कि जो भी पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं उनकी सभी ऊंची चोटियों पे ये चढ़ चुकी हैं। अभी हाल ही में ये अंटार्कटिका के माउंट विंसन पे चढ़ाई की है और इसके बाद ये कीर्तिमान ये हासिल की हैं। अगर बात करें इनका जो अभी तक का सफर रहा है तो वो फतह किए गए शिखर कौन कौन से हैं। 7 महाद्वीप के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अफ्रीका की बात हो, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में है। यूरोप में बात करें तो माउंट एल्ब्रस जो कि रूस में है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट कोसिस्को जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो माउंट एकांकुआ ये अर्जेंटीना देश में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो माउंट टेनाली ये यूएसए देश में है। और एशिया की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है। तो ये तो हो गए 6। अभी जो हाल ही में हमने बताया है अंटार्कटिका में कौन सा, माउंट विंसन। तो ये सब पर्वत पे चढ़ चुकी हैं और ये ऐसा करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला हो चुकी हैं, 17 वर्षीय। ओके, नाम है काम्या कार्तिकेयन। ओके, तो याद रखिएगा। और अगर बात करें यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे पहली महिला कौन है, पहली महिला, तो फर्स्ट लेडी कौन है, तो वो है दोस्तों बछेंद्री पाल। कौन है, बछेंद्री पाल। ये कब चढ़ी थी सबसे पहली बार, इन्होंने 1984 में ये कीर्तिमान हासिल किया था। भारत की सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, बछेंद्री पाल। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में किस भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी ने विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो बात हो रहा है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का जो खिताब है वो किस भारतीय महिला के द्वारा जीता गया है। सामने ऑप्शन है, तो ये जीता गया है सी कोनेरू हम्पी के द्वारा। कौन जीता है, कोनेरू हम्पी। देखिए इनके बारे में डिटेल में। भारतीय महिला शतरंज की खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने न्यूयॉर्क में 37 वर्ष की आयु में अपना दूसरा महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो ये कहाँ पे हो रहा था, न्यूयॉर्क में, और ये 37 वर्ष की हैं और इनका ये दूसरा महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप है। ओके, कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की इरिन सुकंदर को हरा करके दूसरी बार ये प्रतियोगिता जीती हैं। ओके, अगर बात करें इनकी जो उपलब्धियां अभी तक रही हैं वो ये है कि 2024 में विश्व रैपिड चैंपियन बनी थी ये, 23 में विश्व रैपिड उप विजेता बनी थी, 2022 में विश्व ब्लिट्ज उप विजेता बनी थी, 2020 में ओलंपियाड चैंपियन भारतीय टीम का हिस्सा थी ये, और 2019 में विश्व रैपिड चैंपियन थी। यानी कि ये पिछली बार 2019 में और अब फिर से बनी है 2024 में, और 2011 में विश्व चैंपियनशिप उप विजेता ये बनी थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है, कोनेरू हम्पी। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन जिसको हम लोग बोलते हैं AIP प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए कि किसके साथ साइन किया गया है प्लग निर्माण के लिए। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, ये किया गया है बी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। रक्षा मंत्रालय ने AIP प्लग निर्माण के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के साथ 1990 करोड़ रुपए का समझौता किया है। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारी पनडुब्बियों को, हमारी जो पनडुब्बियां अभी तक रही हैं उनको लंबे समय तक पानी में रहने में ये सक्षम बनाएगा, जिससे इनकी सहनशीलता बढ़ जाएगी और इनका पता लगाना आसान नहीं रह जाएगा। बात हो रहा है MDL यानी कि मझगांव डाक शिप बिल्डर्स का। तो अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने नीलगिरी और सूरत नामक जो दो जो है विध्वंसक पोत अभी लॉन्च किया है। तो ये जो नीलगिरी है और सूरत, एग्जाम में पूछे कि ये दोनों क्या है, तो ये अभी हाल ही में बनाया गया है विध्वंसक पोत, किसके द्वारा, मझगांव डाक बिल्डर्स के द्वारा। ओके, तो ये रहा इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, इसरो का स्पेडेक्स मिशन जो है किस तकनीकी का प्रदर्शन करेगा? तो कौन सा मिशन है ये, स्पेडेक्स मिशन। तो बताइए कि इसका काम क्या होगा। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसका काम है अंतरिक्ष में उपग्रह डॉकिंग और अनडॉकिंग करना, ये इसका लक्ष्य है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, ये होता क्या है,
इसरो के द्वारा ये अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग, जिसको बोलते हैं स्पेसडेक्स, अंतरिक्ष यान को कक्षा में डॉक करने की भारतीय क्षमता को दर्शाता है। इसको लॉन्च किया गया है 30 दिसंबर 2024 को। इसमें 2 उपग्रह हैं, डॉकिंग और अनडॉकिंग युद्धाभ्यास करने के लिए। इसमें होता क्या है, यह महत्वपूर्ण क्षमता 2 अंतरिक्ष यान को कक्षा में रहते हुए आपस में जोड़ने की अनुमति देता है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने, उपग्रहों की मरम्मत करने और ईंधन भरने में मदद मिलेगा। यानी कि सिंपली भाषा में आपको ये समझना है कि अगर कोई भी 2 उपग्रह जा रहा है ना, उसको अगर आपस में जोड़ना है ऊपर हवा में ही, तो ये वहाँ पे काम करेगा ये मिशन। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में आपका स्पेस मिशन बनाना है तो यहाँ पे बिना 2 उपकरण 4 उपकरण को जोड़ करके आप नहीं बना पाओगे। तो उसको कैसे जोड़ना है हवा में, उसके लिए ये मिशन भेजा गया है कि हम कैसे उसको जोड़ करके अंतरिक्ष में अपना स्टेशन बना सकते हैं। इसके लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए अब बात हो रहा है यहाँ पे इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो देख लीजिए इसरो के भी बारे में, यह भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। ओके, इसरो का काम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकसित करना, उसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जरूरतों के लिए करना। बनाया गया था इसको 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो बेंगलुरु में है, यानी कि कर्नाटक राज्य में है। इसके द्वारा सबसे जो पहला उपग्रह बनाया गया था उसका नाम है आर्यभट्ट। ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। किसकी मदद से? सोवियत संघ, जो आज के टाइम में रूस है, उसी की मदद से ये भारत का पहला आर्यभट्ट नामक उपग्रह छोड़ा गया था 1975 में। तो ये रहा इसरो के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, वर्ष 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, जिसको हम लोग बोलते हैं वेब्स, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये पहली बार कर रहा है वो देश, तो बताइए कि वो पहला देश कौन सा है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है बी, भारत। भारत के द्वारा पहली बार इसकी मेजबानी की जा रही है। देखिए इसके बारे में डिटेल में। भारत 5 से 9 फरवरी 2025, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो 2025 होगा। यहाँ पे 2025 में वेब्स की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? भारत की जो भी रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करना है, इसका जो कंटेंट निर्माण है उसको वैश्विक केंद्र बनाना, यानी कि जो फिल्में बनती हैं हमारे वहाँ, उसकी बात हो रही है। तो इसमें भारतीय सिनेमा के कुछ दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कौन कौन से? राज कपूर को, जो कि सिनेमा के माध्यम से भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको प्रदर्शित करते हैं, और मोहम्मद रफ़ी संगीत में योगदान को किया है उसको सम्मानित किया जाएगा। और हैं अक्कीनेनी नागेश्वर राव, ये तेलुगु सिनेमा को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले हैं, इसलिए इनको यहाँ पे श्रद्धांजलि दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर होने वाला है? भारत में पहली बार। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज परिसंघ फीडे की विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो ये जो चैंपियनशिप है, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 का कहाँ शुरू हुआ है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये शुरू हुआ है ए, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में। देखिए इसके बारे में डिटेल में। फीडे द्वारा आयोजित सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट में से एक वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज पहली बार उत्तरी अमेरिका में आयोजित किया गया है। तो ये फ्रीडम होल्डिंग कॉर्प्स ये कंपनी है जो इसका प्रमुख प्रायोजक है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कंपनी इसका प्रमुख प्रायोजक था। भारतीय शतरंज खिलाड़ी जो हैं आर वैशाली, यहाँ पे देखिए इनकी फोटो है आर वैशाली की। इन्होंने वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में 2024 का जो महिला वर्ग है उसमें कांस्य पदक जीता है। और अगर बात करें इसके पूरे जो विजेता बने हैं वो कौन कौन से बने हैं ओवरऑल, चीन की महिलाओं में बात कर रहे हैं। ओके, चीन की जो जू वेनजून है ये विश्व खिताब जीती हैं, ये इनकी फोटो है यहाँ पे। और अगर बात करें पुरुषों का, तो पुरुषों का जो मैच था वो साझा किया गया है, यानी कि ड्रा हुआ है, कोई भी जीता नहीं है। तो किसके किसके बीच में हुआ है? मैग्नस कार्लसन और रूस के इयान नोपुम यांगची के बीच में। ओके, ये इनकी फोटो है दोनों लोगों की। तो कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। चलिए अब बात हो रहा है कि फीडे के द्वारा ये कराया जाता है, तो फीडे के भी बारे में देख लीजिए। इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ। ओके, यह विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका स्थापना हुआ था 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो ये है कि हम एक परिवार हैं। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है सीधे कि किस संस्था का, किस संघ का ये आदर्श वाक्य है कि हम एक परिवार हैं, तो वो है फीडे। ओके, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है
लुसाने में यानी कि स्विट्जरलैंड देश में है। ध्यान देना है, स्थापना हुआ था फ्रांस में बट हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो ये रहा फीडे के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में DPIIT ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि सिंपली आपको बताना है कि DPIIT जो है स्टार्टअप्स के लिए किस निजी कंपनी के साथ साइन किया है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया गया है डी, बोट कंपनी के साथ। देखिए इसके बारे में डिटेल में। ये जो DPIIT है ये क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ओके, इसने भारत की प्रमुख ऑडियो और वियरेबल ब्रांड जो कि है बोट, इसके साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य क्या है, विशेष रूप से डायरेक्ट टू कंज्यूमर और विनिर्माण क्षेत्रों में DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को नवाचार और समर्थन प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। इस सहयोग के माध्यम से स्टार्टअप्स जो हैं उनको सलाह, संसाधन, मार्गदर्शन दे करके उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की ये एक मुहिम है। तो अगर बात हो रहा है बोट का, तो जानना जरूरी है कि इसके संस्थापक कौन रहे हैं, अमन गुप्ता और समीर मेहता। ओके, ये शुरू हुआ था 2013 के आसपास में और 2016 तक आते आते ये बहुत अच्छे मुकाम पे अपने पहुंचने लगा था बोट कंपनी, और आज बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये हो गया बोट के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है। तो ये समुद्र के ऊपर है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। तो बताइए कि ये कहाँ पे बनाया गया है। सामने ऑप्शन है, तो ये बनाया गया है सी, तमिलनाडु में। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। तमिलनाडु में भी कहाँ बना है ये, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 31 दिसंबर 2024 को कन्याकुमारी, आपको ये भी ध्यान देना है, ओके, कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया है। ग्लास ब्रिज जो है कन्याकुमारी जिले में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि ये है, इसको जोड़ रहा है किससे, 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को। यहाँ पे देखिए ये इन दोनों को जोड़ने वाला ये ब्रिज बनाया गया है। कन्याकुमारी में यह पुल 77 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 133 फीट ऊंचा है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल अभी चर्चा में था, ये किस राज्य में है, तो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगर ये पूछ दे तिरुवल्लुवर प्रतिमा भारत में कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। इसका ये हाइट भी पूछ सकता है, 133 फुट। ओके, कांच का जो ये पुल बनाया गया है ये लैमिनेटेड ग्लास या कठोर ग्लास का बना हुआ है। भारत का सबसे लंबा अगर कांच का पुल बात करें तो वो है केरल में है, जो कि 40 मीटर लंबा है और 3600 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। और ये किस ग्लास से बना हुआ है, कैंटिलीवर ग्लास से। और अगर बात करें पूरे विश्व में तो चीन में बना है सबसे ऊंचा ब्रिज किसका, ग्लास का, जो कि 430 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और ज़मीन से 300 मीटर ऊंचाई पे बना हुआ है। तो ये पूरी दुनिया का है। भारत में जो सबसे पहला बना है वो केरल में, और अभी हाल ही में समुद्र के ऊपर कहाँ पे बना है, तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है वहाँ पे। ओके, तो ये रहा इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है। तो ये जो नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का है ये किस राज्य ने जीता है, आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीता गया है बी, केरल राज्य के द्वारा। देखिए इसके बारे में डिटेल में। केरल ने सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने फाइनल में चंडीगढ़ को 34-31 के रोमांचक मुकाबले में हराया है और यह पहली बार है जब केरल ने फाइनल में जगह बनाई है और शानदार प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम भी किया है। तो कौन जीता है, केरल। बात हो रहा है हैंडबॉल का, तो देखिए इसके बारे में भी डिटेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एशियाई हैंडबॉल महासंघ के बारे में। इसका गठन हुआ था 26 अगस्त को 1974 में ईरान देश में। प्रेजेंट टाइम में इसमें 40 सदस्य जो हैं वो मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर है कुवैत देश में। और अगर यहाँ पे बात हो भारतीय हैंडबॉल संघ का, तो ये एशियाई हैंडबॉल महासंघ का ही एक सदस्य है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में। इसकी स्थापना हरियाणा के जो जगत सिंह चौहान हैं इनके द्वारा किया गया था। और भारत में प्रथम सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप 1972 में किया गया था छोटू राम स्टेडियम रोहतक में, जिसमें हरियाणा ने स्वर्ण पदक जीता था, विदर्भ को रजत पदक मिला था। तो ये पहली बार 1972 में हुआ था। ये रहा हैंडबॉल के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। यानी कि 33वीं बार
ये जो संतोष ट्रॉफी है ये किस राज्य ने जीता है, ये आपको बताना है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये जीता गया है डी, पश्चिम बंगाल के द्वारा। ओके, देखिए इसके बारे में डिटेल में। संतोष ट्रॉफी के इतिहास की सबसे सफल टीम पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी के 78वें जो संस्करण था उसका फाइनल जीत लिया है। इसको हराया है केरल राज्य को। ओके, यह बंगाल टीम की 33वीं संतोष ट्रॉफी थी, यानी कि ये सबसे सफल टीम है इस प्रतियोगिता की। इसका आयोजन तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित GMC बाल योगी स्टेडियम में हुआ था। सिंपली यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान दीजिएगा इसका संबंध किससे है, फुटबॉल से है। यहाँ पे बात हो रहा है संतोष ट्रॉफी का, तो इसके बारे में भी देख लीजिए डिटेल। संतोष ट्रॉफी जो है यह सीनियर पुरुषों के लिए एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। शुरुआत हुआ था 1941 में भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश और जो सेना होती है, तीनों सेनाएं मिला करके उसकी एक टीम होती है और रेलवे की टीम होती है। और अगर बात करें जो इसका पहला संस्करण हुआ था 1941-42 में, इसमें दिल्ली को हरा करके बंगाल पहली बार विजेता बना था। इसमें सबसे सफल टीम जो है वो बंगाल है, बताया गया है 33 बार। दूसरे नंबर पे है पंजाब 8 बार और केरल और जो सेना की टीम होती है वो 7-7 बार इक्वल रूप में इसमें सफल टीम रही है। बात हो रहा है यहाँ पे संतोष ट्रॉफी का, जिसका आयोजन करता है कौन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये है क्या। ऑल इंडिया फुटबॉल जो फेडरेशन है यह स्थापित किया गया था 23 जून 1937 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है द्वारका, दिल्ली में। तो ये रहा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में गुलेर चित्रकला की 2 पेंटिंग 31 करोड़ में बिकी है, यह किस राज्य की कलाकृति है। तो सिंपली आपको ये बताना है कि जो गुलेर चित्रकला है ये किस राज्य की चित्रकला है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की। कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। देखिए इसके बारे में डिटेल में। हिमाचल प्रदेश के गुलेर की 2 पेंटिंग को मुंबई में नीलामी में रिकॉर्ड 31 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा गया है। गुलेर जो रियासत है, इसके जो चितेरे चित्रकला बनाने वाले थे नैनसुख, इनके इस चित्रकला को सम्मान मिला है। उनकी महाराजा बलवंत सिंह की गीत संगीत महफिल की जो पेंटिंग है वो 15 करोड़ रुपए में बिकी है, ये रही पहली। और दूसरी जो इनकी पेंटिंग है वो गीत गोविंद पर आधारित जो है पेंटिंग 16 करोड़ रुपए में बिकी है। इस पेंटिंग में क्या रहा है, भगवान कृष्ण को वृंदावन के हरे भरे उपवन में गोपियों के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ये रहा दूसरी पेंटिंग। तो पहले को मिला है 15 करोड़ और दूसरे को मिला है 16 करोड़। ये रहा दोनों पेंटिंग के बारे में। बात हो रहा है गुलेर चित्रकला का, तो इसकी क्वालिटी ये है कि ये एक प्राकृतिक चित्रण है, यानी कि नेचुरल होता है और इसमें जो चेहरे बनाए जाते हैं वो गोलाकार बनाए जाते हैं। बात हो रहा है पेंटिंग का, देखिए इसके बारे में भी कि भारत में प्रमुख कौन सी पेंटिंग है और किस राज्य की है। तो ये रहा इसका यहाँ पे फोटो, आप इसको आराम से देख सकते हो। इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है फड़, वो जो कि राजस्थान का है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चेरियल और फुलकारी। तो चेरियल कहाँ की है, तेलंगाना की है, फुलकारी है पंजाब की। और इधर आए तो ये है पट्टचित्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है वारली, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वारली कहाँ का चित्रकला है, ये है महाराष्ट्र का। उसके बाद है पिथौरा, कहाँ का है, गुजरात का। चिनकारी ये लखनऊ का है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद मधुबनी दूसरे नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ का है, ये बिहार का है। उसके बाद है आथिया गुजरात का और रंगोली है महाराष्ट्र का। जितना हमने घेर करके बताया है और ऐसे बताया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप सब पढ़ पाओ, सब याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया चित्रकला के बारे में। अभी ये बात हो रहा था कि गीत गोविंद, यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि जो गीत गोविंद रचना है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया था गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। ये जो जयदेव हैं ये किसके दरबारी कवि थे, ये दोस्तों थे सेन शासक लक्ष्मण सेन के क्या थे, ये दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने ये लिखा था गीत गोविंद। ओके, बात हो रहा है यहाँ पे सेन शासक, बार बार एग्जाम में पूछता है। अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम जो हुआ है, कौन सा, ALP और टेक्नीशियन, उसमें इसका जो राजा है, कौन कौन राजा है, क्रम पूछ दिया था कि किसके बाद कौन किसके बाद कौन। इनका शुरुआत हुआ था 1070 ईस्वी में और ये चला था 1230 ईस्वी तक, ये राजवंश सेन शासक। और ये भारत के कौन से क्षेत्र में शासन किए हैं ये लोग, बंगाल क्षेत्र में।
ओके, तो अगर इनकी जो राजाओं का जो टाइमलाइन है उसकी बात करें तो इसका स्थापना सबसे पहली बार हुआ था सामंत सेन के द्वारा। किसकी बात हो रही है? ये सेन राजवंश की, सामंत सेन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फिर इसके बाद आए थे हेमंत सेन, फिर आए थे विजय सेन, फिर आए थे बल्लाल सेन, उसके बाद तब आए थे लक्ष्मण सेन, जिसके दरबारी कवि कौन थे? बात हुआ अभी जयदेव जी का। ओके, तो हो गए लक्ष्मण। फिर आए थे केशव सेन और फिर लास्ट में आए थे विश्वरूप सेन। ये फेमस राजा रहे हैं सेन राजवंश के, जो कि बंगाल पे शासन करते थे। किस टाइम की बात हो रही है? ये 1070 से लेकर के 1230 ईस्वी की बात हो रही है। ओके, तो जयदेव किसके थे? दरबारी कवि लक्ष्मण सेन जी के। और जयदेव जी ने गीत गोविंद के अलावा एक और फेमस लिखा है रचना रति मंजरी करके। ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है कि इसके रचयिता कौन है, तो इसके भी रचयिता कौन है? जयदेव जी हैं। तो ये रहा आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।